नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मान लीजिए किसी राज्य में सरकार पिछड़े समुदायों की जानकारी जुटाने के लिए सभी नागरिकों के लिए कोई सर्वे करा रही हो। बेशक इसमें शामिल होने की अनिवार्यता न हो, लेकिन क्या नसीरुद्दीन शाह बोल सकते हैं कि मुझे इसमें भाग ही नहीं लेना? जावेद अख्तर बोल सकते हैं? बाकी छोड़िए, क्या शाहरुख, सलमान या आमिर खान बोल सकते हैं? हिंदुत्ववादियों के तन बदन में आग लग जाएगी। 2 मिनट में उन्हें पाकिस्तान भेजा जाने लगेगा। अगले ही दिन से पुलिस के बीट कांस्टेबल से लेकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबका छापा पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं, ऊपर से घोर ब्राह्मणवादी हैं, इसके ऊपर से आपके पास हजारों करोड़ की दौलत हो और इससे भी ज्यादा आपको उदार लेखक, सौम्यता की प्रतिमा और साधारणता की मूर्ति साबित करने के लिए तैनात मीडिया हो, तो आप किसी भी सरकार को दुत्कार सकते हैं। भाग जाओ, मुझे कुछ नहीं बताना तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं हूं और गरीबों और गरीबी से मुझे नफरत है। ऐसा हुआ है और इसी देश में हुआ है। ऐसा करने वाले मियां बीवी का नाम मूर्ति है। बोले तो पाखंड और तमाशे की मूर्ति। कुछ याद आया? हम बात कर रहे हैं भारत की नामी आईटी कंपनी इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति की। मीडिया, खासकर अंग्रेजी मीडिया, उन्हें उदारता की मूर्ति की तरह प्रचारित करता है। कपिल शर्मा के शो में जाकर वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं सुधा मूर्ति कि किसी को भी लग सकता है सिंप्लिसिटी के मामले में तो महात्मा गांधी और विनोबा भावे भी सुधा मूर्ति के सामने कुछ भी नहीं रहे होंगे। लेकिन असल में वो दौलत के नशे में चूर एक मगरूर पाखंडी ब्राह्मणवादी स्त्री है, जिनके माथे पर अपनी जाति और संपत्ति दोनों का नशा चढ़कर बोलता है। उनकी संपत्ति और सोच दोनों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए तात्कालिक मामला क्या है। हम क्यों उन्हें घमंडी जातिवादी ब्राह्मणवादी स्त्री बोल रहे हैं? आपको पता ही होगा कि कर्नाटक में विभिन्न तबकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की पड़ताल के लिए एक सर्वे चल रहा है। राज्य के शिक्षक घर घर जाकर बहुत मेहनत से जानकारी जुटा रहे हैं। कर्नाटक में विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए सरकार इस सर्वे पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। ऐसे ही कुछ शिक्षक इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति के घर गए थे, लेकिन दोनों ने कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे में भाग लेने से इनकार कर दिया। सर्वे करने वाले कई बार गए, नियम है, और उनसे अनुरोध किया कि यह आंकड़ा राज्य के सभी लोगों की भलाई के लिए है। लेकिन सुधा मूर्ति ने कहा, हम अपने घर पर सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहते। सुधा मूर्ति ने सर्वे फॉर्म में जानकारी भरने से इनकार करते हुए एक घोषणा पत्र पर साइन कर दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि हम किसी भी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं, इसलिए उन समुदायों के लिए कराए जा रहे सरकार के सर्वे में भाग नहीं लेंगे। सुधा मूर्ति ने जाहिर कर दिया है कि असल में वो दौलत के नशे में चूर एक निहायत घमंडी औरत है, जातिवाद जिनके सिर पर चढ़कर बोलता है। यह दिखाता है कि सुधा मूर्ति अपने आप को जनता से ऊपर मानती हैं। उन्हें और उनके पति को लगता है कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीने वाले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भलाई के लिए जुटाए जा रहे आंकड़ों में वो कुछ सवालों का जवाब क्यों दे। हर तरफ सुधा मूर्ति का जलवा है कि इतनी दौलत के बाद भी वो कितनी साधारण और डाउन टू अर्थ यानी जमीनी है। लेकिन असलियत यह है कि सुधा मूर्ति और उनके पति की तरह घमंडी, मगरूर बहुत ही कम लोग होते हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे के लिए आंकड़ा जुटाने का काम राज्य के 2.25 लाख सरकारी कर्मचारियों को सौंपा गया है। इनमें से ज्यादातर सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं। वो घर घर जाकर आंकड़े जुटा रहे हैं। शिक्षकों की ड्यूटी लगने के कारण कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में 18 अक्टूबर तक यानी दिवाली के रोज तक छुट्टी घोषित कर दी गई। सुधा मूर्ति खुद को बहुत बड़ी शिक्षिका दिखाने की कोशिश करती हैं, मोरल टीचर, लेकिन वास्तविक शिक्षकों को 10 मिनट का समय देने में भी उन्हें अपनी तौहीन महसूस होती है, और नहीं तो वो खुद को बाकी नागरिकों से ऊपर समझती है, जो अपनी जानकारी सरकार के साथ साझा करने में सहयोग कर रहे हैं। और इसकी वजह इसके अलावा और क्या हो सकती है कि उनके पास खुद की इतनी दौलत है कि अपने पैसे से पूरे कर्नाटक में इस तरह के 2 सर्वे करा ले, अकेले सुधा मूर्ति। आपको बता दें कि सुधा मूर्ति की व्यक्तिगत संपत्ति एक अनुमान के मुताबिक लगभग 800 करोड़ रुपए है। यह इन्फोसिस में उनकी 1% हिस्सेदारी से आया हुआ रुपया है।
सुधा मूर्ति के पति नारायण मूर्ति की कुल संपत्ति तो 36,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोनों सादगी की मिसाल बने फिरते हैं, लेकिन असल में दोनों सिर्फ और सिर्फ दौलत की भाषा समझते हैं। और दौलत चाहिए, और दौलत चाहिए, और दौलत चाहिए। नारायण मूर्ति तो कर्मचारियों का खून चूसने की हसरत रखने वाले धंधेबाज हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी कंपनी में काम करने वाले लोगों की अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। सीधे कहें तो कर्मचारियों को वो गुलाम समझते हैं। उदारता और सिंप्लिसिटी दोनों मियां बीवी का ऐसा पाखंड है जिसे दौलत के दम पर कॉर्पोरेट मीडिया में प्रचारित किया गया है। नारायण मूर्ति ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भारत के नौजवानों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, मतलब 14 घंटे रोज, मतलब 10 घंटे में खाना पीना, परिवार को समय देना, यात्रा करना, माता पिता का ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई और भी दूसरे काम, सब। और तो और शनिवार रविवार 2 दिन के साप्ताहिक अवकाश पर मुनाफे के पीछे पागल नारायण मूर्ति ने जमकर विरोध जताया और कहा यह केवल 1 दिन का होना चाहिए। ये ऐसे शख्स है। एक लोकतंत्र में इतनी जाहिलाना हिम्मत की वजह जानते हैं क्या है? दौलत। तमाम महिलाओं ने इस बात पर इनकी बखिया उधेड़ी और नारायण मूर्ति की सोच को मॉडर्न स्लेवरी यानी आधुनिक गुलामी और टॉक्सिक वर्क कल्चर यानी जहरीला कामकाजी माहौल कहा। लेकिन नारायण मूर्ति ने कहा मैं अपना दृष्टिकोण नहीं बदलूंगा, इसे कब्र तक लेकर जाऊंगा। सोचिए, घमंड की इंतहा। इतना ही नहीं, दोनों मियां बीवी यानी नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति को इस देश की वास्तविक स्थिति का कोई अंदाजा नहीं है। सिर्फ भाषणबाजी, लफ्फाजी, बकवास, या कहें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ये अपने जूते का तल्ला समझते हैं, जिसका काम है ऐसे लोगों की गुलामी करना। अपने एक बयान में नारायण मूर्ति ने कहा था कि किसी को भी मुफ्त बिजली, पानी या राशन की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अब आइए कथित तौर पर महान उदारवादी लेखिका सुधा मूर्ति पर और समझिए कि उनकी असलियत क्या है। 2023 में एक फूड शो में पंडित सुधा मूर्ति ने कहा था कि वो विदेश यात्रा के दौरान अपना खाना और कुकर साथ लेकर चलती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए एक ही चम्मच या बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अंडा या लहसुन भी नहीं खाती, मुझे डर लगता है कि एक ही चम्मच से दोनों के लिए भोजन परोसा जाएगा। इस बयान को कई लोगों ने निहायत जातिवादी और ब्राह्मणवादी माना, क्योंकि यह दकियानूसी शुद्धतावाद, जातिगत भेदभाव से जुड़ा मामला है। जरा सोच कर देखिए कि पाखंड की मूर्ति सुधा और नारायण मूर्ति मांस, मछली, अंडा, यहां तक कि लहसुन प्याज खाने वालों को, स्कॉलरशिप पर पढ़ने वालों को, मुफ्त बिजली पानी के कनेक्शन पर जीने वालों को कितनी गंदी निगाहों से देखते होंगे। सोशल मीडिया पर उन्हें हजारों लोगों ने ऐसे ही जातिवादी नहीं कहा। इसके पीछे ठोस वजह है। गनीमत है कि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है। वैसे होती भी तो वो एक सुपर अमीर ब्राह्मण दंपति की इस मगरूर हेकड़ी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर भी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का यह कहना कि सर्वे में अगर कोई जानकारी नहीं देना चाहता है तो हम किसी को भी इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, दिखाता है कि असल उदारता क्या होती है। सुधा मूर्ति और इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के आगे विज्ञापनों के लिए दुम हिलाने वाला मीडिया चाहे जो भी साबित कर दे, लेकिन असल में दोनों मियां बीवी पाखंड, धूर्तता और संवेदनहीनता की मूर्ति है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।